चलिए आज कार्बन की दुनिया की एक गहरी पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो हमारे खाने से लेकर कपड़ों तक, दवाओं से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह मौजूद है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि धरती की ऊपरी परत में ये सिर्फ 0.02% है और हवा में तो और भी कम, सिर्फ 0.03%। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी फिल्म का असली हीरो बस एक छोटे से सीन में हो। हाँ, ये एक शानदार ऑब्जर्वेशन है। इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद कार्बन ही जीवन का आधार है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे विज्ञान की एक किताब के कुछ हिस्से हैं और वो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि ये अंडरडॉग तत्व पूरी दुनिया का आर्किटेक्ट कैसे बन गया। तो आज का मिशन साफ है, हमें कार्बन की उन सुपर पावर्स को समझना है जिनकी वजह से ये लाखों तरह के यौगिक यानी कंपाउंड्स बनाता है और हमारी दुनिया को वो शक्ल देता है जो हम देखते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला तत्व असाधारण काम करता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। मुझे याद है कि आयनिक यौगिक जैसे नमक, उनका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वे पानी में घुलने पर बिजली के अच्छे चालक भी होते हैं। लेकिन जब मैं कार्बन के यौगिकों के बारे में सोचती हूँ जैसे मीथेन गैस या इथेनॉल, तो वे बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सुराग है। स्रोत में दी गई सारणी को देखें तो पता चलता है कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल जैसी चीजों के गलनांक, क्वथनांक वो आयनिक यौगिकों के मुकाबले बहुत कम होते हैं और ज्यादातर कार्बन यौगिक बिजली के कुचालक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके परमाणुओं को एक दूसरे से अलग करना आसान है, उनके बीच का रिश्ता वो उतना मजबूत नहीं है। एकदम सही। कम गलनांक का मतलब यह है कि इन अणुओं को एक दूसरे से अलग करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। यह हमें बताता है कि समस्या अणु के अंदर नहीं बल्कि अणुओं के बीच के रिश्तों में है। और चूंकि ये बिजली के कुचालक हैं, ये भी साफ है कि यहाँ आयनों का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कोई खेल नहीं है। अगर ये आयनों की तरह इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है तो फिर ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये तो एक पहेली है। और यहीं से कार्बन की असली कहानी शुरू होती है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब उसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्थायी होने के लिए यानी नोबल गैस जैसा बनने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लें या अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। और सुनने में तो दोनों ही काम नामुमकिन लग रहे हैं। बहुत मुश्किल। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो C4- आयन बनेगा, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना वो बहुत मुश्किल होगा। मतलब घर में मेहमान ज्यादा और संभालने वाले कम वाली बात हो जाएगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोने की कोशिश करता है तो C4+ आयन बनाने के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि वो व्यवहारिक ही नहीं है। तो कार्बन ने समस्या का क्या हल निकाला? उसने हार मान ली? नहीं, उसने एक बीच का एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता निकाला। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, न लेना न देना, बस पार्टनरशिप। कार्बन अपने बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ साझा करता है। इसे ही सहसंयोजी आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस साझेदारी से बने अणु में शामिल दोनों ही परमाणु स्थायी हो जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जहां बाकी तत्व लेन देन कर रहे थे, कार्बन ने नेटवर्किंग और पार्टनरशिप का रास्ता चुना। क्या हम इसे कुछ सरल उदाहरणों से समझ सकते हैं? जरूर। सबसे सरल उदाहरण है हाइड्रोजन का, H2। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। वे दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक जोड़ी बनाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन, उसके बाहरी कोश में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिससे बनता है द्विआबंध डबल बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन, जिसे 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, वो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और कार्बन अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों के साथ वो 4 ऐसे ही आबंध बना सकता है, जैसे कि मीथेन CH4 में, जहां एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ता है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे ये कैसे पता चलता है कि इनके गलनांक कम क्यों होते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो सहसंयोजी आबंध है, ये अणु के भीतर तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन 2 अलग अलग अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है
वो काफी कमजोर होता है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे से अलग करना आसान होता है और इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। ओके, तो साझेदारी से जुड़ना समझ में आ गया। लेकिन ये बात अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है कि सिर्फ इस साझेदारी से लाखों यौगिक कैसे बन सकते हैं। निश्चय ही कोई और बात भी होगी। ऐसा क्या है जो कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाता है? हाँ, अब हम कार्बन की उन 2 सुपर पावर्स पर आ रहे हैं जिनका जिक्र स्रोत में सर्वतोमुखी प्रकृति के तौर पे किया गया है। पहली है श्रृंखलन यानी कैटनेशन। यह कार्बन की एक अनोखी क्षमता है जिससे वह दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर बहुत लंबी लंबी मजबूत श्रृंखलाएं बना सकता है। मतलब एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। जैसे लेगो ब्लॉक से एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी दीवार बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सीधी श्रृंखलाएं नहीं है, बल्कि इनमें से शाखाएं भी निकल सकती हैं और ये मुड़कर बंद छल्ले या वलय रिंग्स भी बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्बन कार्बन का बंधन बहुत मजबूत और स्थायी होता है। क्या कोई और तत्व भी ऐसा करने की कोशिश करता है? स्रोत में सिलिकॉन का उदाहरण दिया गया है जो कार्बन के ठीक नीचे आता है आवर्त सारणी में। सिलिकॉन भी चेन बनाता है, लेकिन बस 7-8 परमाणुओं तक, और वो चेन बहुत अस्थिर और रिएक्टिव होती है, जरा सी बात पर टूट जाती है। कार्बन की चेन जैसी मजबूती और स्थायित्व किसी और में नहीं मिलता। ठीक है, तो लंबी चेन बनाने की क्षमता समझ में आई, लेकिन अब दूसरी सुपर पावर क्या है? दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावैलेंसी। इसे कार्बन की सोशल स्किल समझिए। जहां ज्यादातर तत्व एक या दो दोस्त ही बना पाते हैं, कार्बन एक साथ 4 अलग अलग दिशाओं में हाथ मिला सकता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नेटवर्किंग सुपर पावर है जो इसे केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टर बनाती है। वाह, ये तो शानदार तरीका है इसे देखने का। मतलब ये सिर्फ लंबी चेन ही नहीं बनाता, बल्कि उन चेन से चारों दिशाओं में और भी चीजें जोड़ सकता है। चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई भी आकर इससे जुड़ सकता है। एकदम सही। और इसी वजह से संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। इसी आधार पर हम कार्बन यौगिकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। ओके, ये संतृप्त और असंतृप्त का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि कार्बन के 4 हाथ हैं। संतृप्त यौगिकों में कार्बन के चारों हाथ अलग अलग परमाणुओं को पकड़े होते हैं, यानी कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये काफी शांत और स्टेबल होते हैं, ज्यादा अभिक्रिया नहीं करते। और असंतृप्त? असंतृप्त यौगिकों में कार्बन अपने किसी पड़ोसी कार्बन को एक के बजाय 2 या 3 हाथों से पकड़े रहता है, यानी उनमें द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। इससे वो ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाते हैं क्योंकि वे आसानी से एक बंधन तोड़कर किसी नए परमाणु को जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह कमाल है कि सिर्फ परमाणुओं की जमावट बदलने से कार्बन के गुण बदल जाते हैं। इससे मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या कार्बन सिर्फ दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर ही इतने रूप दिखाता है, या जब वो सिर्फ खुद के साथ जुड़ता है तब भी वो अलग अलग रूप बना सकता है? क्या बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकता है। और ये बहुत ही आकर्षक विषय है। जब एक ही तत्व अलग अलग भौतिक रूपों में मौजूद हो तो उन्हें अपरूप यानी एलोट्रोप्स कहते हैं। इनमें रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, पर परमाणुओं की व्यवस्था अलग होने से भौतिक गुण जमीन आसमान का फर्क ले आते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही शुद्ध कार्बन है, पर एक दुनिया की सबसे कठोर चीज है और दूसरा इतना नर्म कि कागज पर निशान छोड़ देता है। एक मिनट, ये तो सोचना भी अजीब है। मतलब जिस कार्बन से दुनिया का सबसे कठोर हीरा बनता है, उसी से कागज पर लिखने वाली नर्म पेंसिल की नोक भी बनती है। ये तो किसी सुपर हीरो की तरह है जिसके पास 2 बिल्कुल उल्टी शक्तियां हों। प्रकृति भी क्या कमाल की डिजाइनर है। इनकी संरचना का सुंदर वर्णन है। हीरे यानी डायमंड में हर कार्बन परमाणु 4 और कार्बन परमाणुओं से एक मजबूत 3D जाल में जुड़ा होता है। यही जाल इसे बेहिसाब कठोरता देता है। वहीं ग्रेफाइट में हर कार्बन परमाणु 3 और परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय परतों यानी हेक्सागोनल शीट्स में व्यवस्थित होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ये परतें एक दूसरे पर रखी होती हैं और आसानी से फिसल सकती हैं। इसीलिए ये नरम और चिकना होता है। एक और मजेदार बात, ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है, वो बिजली का सुचालक है। ये कैसे हो सकता है? यह भी उसकी संरचना की वजह से है। चूंकि हर कार्बन सिर्फ 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, उसका चौथा इलेक्ट्रॉन आजाद रहता है। ये आजाद इलेक्ट्रॉन पूरी परत में घूम सकता है और यही इसे बिजली का सुचालक बनाता है। स्रोत में एक तीसरे अपर रूप का भी जिक्र है, फुलरीन।
ये क्या चीज है? हाँ, फुल्लरीन, फुल्लरीन C60। ये कार्बन का नया खोजा गया रूप है। इसमें 60 कार्बन परमाणु एक फुटबॉल जैसी गेंद की शक्ल में जुड़े होते हैं। इसका नाम आर्किटेक्ट बकीमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया क्योंकि इसकी संरचना उनके बनाए जियोडेसिक डोम जैसी दिखती है। कमाल है। एक ही तत्व के कितने अलग अलग चेहरे हैं। अच्छा, तो क्या ये शक्ल बदलने का खेल सिर्फ शुद्ध कार्बन तक ही सीमित है, या जब कार्बन दूसरे तत्वों के साथ यौगिक बनाता है तब भी ऐसा कुछ होता है? मतलब फॉर्मूला एक पर शक्लें अनेक। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ऐसा होता है और इसे संरचनात्मक समअवयवता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। अब आप इन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को 2 अलग-अलग तरीकों से जमा सकते हैं। या तो चारों कार्बन को एक सीधी लाइन में लगा दें, या फिर 3 को लाइन में रखें और चौथे को बीच वाले से एक शाखा के रूप में जोड़ दें। मतलब सेम इंग्रेडिएंट्स लेकिन अलग अलग रेसिपी, जिससे 2 अलग अलग डिश बन गई। दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही है, पर उनकी बनावट और गुण वो अलग अलग होंगे। एकदम सही। ये कार्बन की वर्सेटैलिटी का एक और जबरदस्त उदाहरण है। चलिए, अब कुछ ऐसे कार्बन यौगिकों की बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारे स्रोत में इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल पर खास ध्यान दिया गया है। हाँ, ये दोनों व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इथेनॉल की बात करते हैं, जिसे आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं। यह एक बेहतरीन विलायक यानी सॉल्वेंट है। ये कई चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप और कई परफ्यूम्स में होता है। और इसकी कोई खास रासायनिक अभिक्रिया? स्रोत में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का जिक्र है। जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से पानी के अणु को खींच लेता है और इथेनॉल ईथीन गैस में बदल जाता है। अच्छा, और इथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, ये नाम तो सिरके की वजह से जाना पहचाना लगता है। बिल्कुल, इथेनोइक अम्ल का 3-4% घोल ही सिरका यानी विनेगर कहलाता है, जिसे हम अचार को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प अभिक्रिया है जिसे एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टरीकरण, ये क्या होता है? जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक बिल्कुल नया यौगिक बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। और एस्टर की खासियत है उनकी मीठी फलों जैसी खुशबू। क्या बात है। मतलब जो इत्र और खाने की चीजों में फ्रूटी फ्लेवर आते हैं, उनके पीछे ये एस्टर हो सकता है? अक्सर यही होता है। ये केमिस्ट्री की दुनिया में 2 अलग-अलग चीजों को मिलाकर कुछ खूबसूरत बनाने जैसा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। क्या होगा अगर हम इस खूबसूरत एस्टर को तोड़ दें? तोड़ दें? मतलब? हाँ, जब हम एस्टर की अभिक्रिया किसी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये अभिक्रिया उलट जाती है। हमें वापस अल्कोहल मिल जाता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम लवण। इसी लवण को साबुन कहते हैं और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन कहा जाता है। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि फलों की खुशबू वाले एस्टर को तोड़कर हम साबुन बनाते हैं? ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर ये साबुन तेल और मैल जैसी चिकनी गंदगी को कैसे साफ करता है? तेल तो पानी में घुलता नहीं है। यहीं पर साबुन के अणुओं का स्मार्ट डिजाइन काम आता है। साबुन के मॉलिक्यूल का एक सिर होता है जिसे पानी से दोस्ती करना पसंद है। इसे टेक्निकली जलरागी कहते हैं। और एक लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है जो पानी को देखकर भागती है पर तेल और गंदगी से चिपकना पसंद करती है। इसे जलविरागी कहते हैं। अच्छा, तो एक ही मॉलिक्यूल के 2 चेहरे हैं, एक पानी वाला दोस्त और एक तेल वाला दोस्त। बिल्कुल। जब आप गंदे कपड़े को पानी और साबुन में डालते हैं तो साबुन के लाखों मॉलिक्यूल्स मैल के तेल वाले कण को घेर लेते हैं। उनकी तेल से प्यार करने वाली पूंछें अंदर की ओर तेल से चिपक जाती हैं और पानी से प्यार करने वाला सिर बाहर की ओर पानी में रहता है। ये एक गोलाकार गुच्छा बन जाता है जिसे मिसेल कहते हैं। तो ये मिसेल एक तरह का किडनैपर है जो मैल को पकड़कर उसे चारों तरफ से घेर कर पानी के साथ भगा ले जाता है। ये कितना स्मार्ट डिजाइन है। मुझे हमेशा लगता था कि साबुन बस झाग बनाता है, पर ये तो पूरी एक केमिकल स्ट्रैटेजी है। किडनैपर ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये मिसेल उस मैल के कण को कपड़े की सतह से खींचकर पानी में ले आता है और पानी के साथ धोने पर बह जाता है। कपड़े साफ। तो फिर कठोर जल यानी हार्ड वाटर में साबुन ठीक से काम क्यों नहीं करता?
मैंने सुना है कि वहाँ झाग नहीं बनता। आपकी किडनैपर वाली एनालॉजी को ही आगे बढ़ाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जिन्हें आप पुलिस वाले समझ सकती हैं। जैसे ही साबुन का किडनैपर मैल को पकड़ने जाता है, ये पुलिस वाले आयन उसे पकड़ लेते हैं और एक चिपचिपा अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं जिसे स्कम कहते हैं। किडनैपर पकड़ा गया तो मैल साफ नहीं होगा। हाँ हाँ, और इसी समस्या को दूर करने के लिए डिटर्जेंट्स बने हैं। हाँ, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स एक तरह के सुपर किडनैपर हैं। वे भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अणु होते हैं, लेकिन उनका सिर ऐसा होता है जिसे कठोर जल के पुलिस वाले यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पकड़ नहीं पाते। इसलिए वे कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं और अच्छे से सफाई करते हैं। तो कार्बन की इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ये हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें दिखाती है कि कार्बन अपनी सादगी में ही असाधारण है। इसका साझेदारी से बंधन बनाने का अनोखा तरीका, चेन बनाने की क्षमता यानी श्रृंखलन और 4 दिशाओं में जुड़ने की नेटवर्किंग सुपर पावर यानी चतु संयोजकता, इसे हमारे जीवन का और हमारे आसपास की लगभग हर चीज का आधार बनाती है। सही बात है। दवाओं से लेकर प्लास्टिक तक और भोजन से लेकर ईंधन तक, ये हर जगह है और इसकी वजह इसके जुड़ने का अनोखा तरीका है। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बात भी बताई गई है। पहले ये माना जाता था कि कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए एक जीवन शक्ति की जरूरत होती है, कि उन्हें सिर्फ जीवित प्राणी ही बना सकते हैं, जिसे बाद में फ्रेडरिक वॉहलर ने लैब में यूरिया बनाकर गलत साबित कर दिया। हाँ, ये तो विज्ञान के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। स्रोत में कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों का भी जिक्र है, जो लाखों साल पहले के पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या हम जीवाश्म ईंधन जलाकर लाखों साल पहले की उस संचित जीवन शक्ति को ही बहुत तेजी से वायुमंडल में वापस छोड़ रहे हैं? अपनी आज की दुनिया को लाखों साल पुरानी दुनिया के अवशेषों से ऊर्जा देने का असल में क्या मतलब है?